Suppose there are three vectors acting along the sides of a equilateral triangle. ठीक है, तो सपोज इसको मैंने बोल दिया वेक्टर ए, इसको हमने बोल दिया वेक्टर बी, इसको हमने बोल दिया वेक्टर सी। तो हम और कैसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। सर कौन से लेक्चर के क्वेश्चन है? हाँ, कौन से लेक्चर के क्वेश्चन है? अभी आज हम करेंगे लेक्चर 3, 4, 5 के क्वेश्चन। नहीं तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ मैं तुमको, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो पहले बताओ, इतना तो हमको पता है ना पॉलीगन लॉ से कि अगर हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वापस अगर हम उसी पॉइंट पे आ गए तो समेशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यस सर। यस। फिर तुमको ध्यान हो, मैंने तुमको एक और क्वेश्चन करवाया था, तुमको एक क्वेश्चन मैंने करवाया था कि इफ देयर आर 3 फोर्सेस, सपोज यहाँ पे लग रहा है ये 3 न्यूटन, यहाँ पे हमारे पास में लग रहा है 6 न्यूटन और इस साइड के अलोंग लग रहा है 6 न्यूटन, तो हमारे पास में इसका रिजल्टेंट कितना आया था, याद है? The question was there are 3 forces, 3 Newton, 6 Newton, 6 Newton are acting along the sides of a equilateral triangle. Then what was the resultant? सर वो इक्विलैटरल वाला 0 हो जाता है, फिर अपने को बाकी दोनों का हाँ, निकाल। तो ये जो था मेरे पास में 6, इसको मैंने लिखा था यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ये जो 6 है इसको लिखा था ये वाला 3 और ये वाला 3, राइट। फिर हमने बोला था कि ये जो पूरा है इसका समेशन कितना बन गया, 0, क्योंकि ये तो पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ना। और हमारे पास क्या बच गया, एक वेक्टर यहाँ बच गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, एक वेक्टर यहाँ बच गया जिसका मैग्नीट्यूड 3, और इनके बीच में एंगल कितना था, वो 120 डिग्री। So there are two vectors, magnitude 3 and 3, and the angle between the vectors is 120 degree. Then what is the resultant? So net was 3 Newton. ठीक है, ये हमने इससे किए थे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग मेथड निकालते हैं, कंपोनेंट्स वाला, कि कंपोनेंट वाले मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे एग्जांपल हमने लिया, एक एग्जांपल, सपोज 3 फोर्सेस magnitude 1, 2, 3 are acting along sides of a equilateral triangle. Find net. हाँ, कर सकते हो? हाँ भाई। यस सर। तो देखो, कंपोनेंट वाले मेथड से करना है। तो पहले तो ये बताओ कि जब तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। 120 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री तो इंटीरियर एंगल होता है। तो हमारे पास जो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास में एक अपना ट्रायंगल है, एक यहाँ फोर्स लग रहा है, एक यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है 1 न्यूटन, ये साइड थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ पे लग रहा है 2 न्यूटन और यहाँ पे कितना लग रहा है 3 न्यूटन। ये एंगल 60, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको अपने एक्स वाई अपने एक्सिस में बनाते हैं। तो ये हमारे अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वी हैव टू ड्रॉ 3 वेक्टर्स, ठीक है। तो पहला वेक्टर जो है ना, ये वाला वेक्टर, वो तो सपोज मैंने इसी लाइन के अलोंग बना दिया, इसी यहाँ पे ये, तो ये हो गया वेक्टर मेरे पास है 1। तो क्या बन जाएगा, इसको अगर अपने वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगा, आई कैप, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो ये मेरे पास बन गया वेक्टर 1, तो इसको मैंने लिखा 1, ठीक है, ओके। जो मेरा सेकंड वाला वेक्टर है उसका एंगल कितना बन रहा है 1 के साथ में, देखो 120 डिग्री। ये एंगल कितना है 120 डिग्री। तो मुझे एक साइड बनानी है जो कि इसके साथ में 120 बना रहा है, तो कहां पे आएगा 120 डिग्री, ये, ठीक है। तो ये एंगल अगर 120 है कंप्लीट, तो बताओ यहां से यहां का एंगल कितना बन गया, ये वाला
60 डिग्री। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2। 2 i cap। ठीक है, ओके। अब इस वेक्टर की बात करते हैं। ये वेक्टर यहाँ की तरफ से बना रहा है ना 120, और नीचे की तरफ से। तो अगर नीचे की तरफ से 120 है तो वेक्टर कहां बनेगा? इससे यहाँ की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3। यहां से एंगल कितना बन रहा है? 120। तो यहां से कितना बनेगा? 60। तो ये हमने इन तीनों वेक्टर्स को अपने कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमने बना लिया। अब हम करते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट हम कैसे करते हैं? आई कैप और जे कैप में, ठीक है ना? ओके, बताओ ये जो वेक्टर है इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, यहाँ का एंगल 60। 2 sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री। साइन 60। जिस लाइन के साथ में एंगल बनता है उधर क्या आता है? cos 60 डिग्री। 2 cos 60 डिग्री। 2 cos 60। इसकी बात करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3। इसका इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा? 3 sin 60 डिग्री। 60 डिग्री। 3 sin 60 डिग्री। इसका इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा? 3 cos 3 60 cos डिग्री। 60 डिग्री। 3 cos 60 डिग्री। ठीक है। अब अगर इन सबको मैं ना कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखो मैंने ऐसे बनाया, तो ये तो हो गया मेरे पास में वेक्टर ए। अब मैं लिखता हूं वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट कैसा है? नेगेटिव या पॉजिटिव? ये है मेरा वेक्टर, ये है मेरा वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी। यहाँ की तरफ आ रहा है ना, तो कितना होता है? 2 cos 60 कितना होता है? 2 cos 60 नेगेटिव i माइनस i कैप। तो 2 इंटू ये माइनस आई कैप। और इसका वाई कंपोनेंट कैसा है? पॉजिटिव। प्लस और j कितना है? कैप। 2। तो वो कितना है? 2 √3/2 जे कैप। ठीक है। तो वेक्टर बी मेरा क्या बन जाएगा? माइनस आई कैप प्लस √3 जे कैप। ये हो गया वेक्टर बी। ठीक है। अब हम लिखते हैं वेक्टर सी को। वेक्टर सी को लिखा। इसका एक्स कंपोनेंट भी कैसा है? नेगेटिव। इसका वाई कंपोनेंट भी कैसा है? नेगेटिव। तो ये कितना होता है? 3 cos 60 कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1/2 माइनस आई कैप। ठीक है, प्लस ये कितना होता है? 3 into √3/2 माइनस j कैप। माइनस जे कैप। तो हमारा वेक्टर क्या बन जाएगा? 3/2 माइनस 3/2 आई कैप माइनस √3/2 j कैप। अब हमको इन तीनों का एडिशन करना है। हमको क्या करना था? वेक्टर ए प्लस बी प्लस ये करना था ना सी। तो बताओ क्या बन जाएगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी? यहाँ पे आई कैप कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचा? 1। ये कितना है? -1। ये कितना है? -3/2। ये तो बन गया आई कैप। फिर प्लस यहाँ पे कितना है? जे कैप 0। यहाँ पे कितना है? √3। और यहाँ कितना है? 3√3/2। 3√3/2 जे कैप। तो हमारे पास में कितना बन गया? अपना रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। तो ये बन गया -3/2 आई कैप। और ये कितना बन जाएगा बताओ? 3√3/2 ना 3/2 हाफ। तो 3√3/2 जे कैप। ये हमारे पास में रिजल्टेंट आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड बताओ? सर उसको स्क्वायर रूट करके और स्क्वायर मैग्नीट्यूड मॉड निकाल तो के। मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ जाएगा रूट स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर कितना आएगा? 9/4। 9/4 इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा? प्लस 3/4। 4 तो कितना हो जाएगा? 9 और 3 12 12/8 रूट ऑफ 12/8। तो √12/4 तो कितना बन जाएगा? √3 तो √3। तो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना बन गया? ये ठीक है। √3। और इसका एंगल निकालना हो तो tan थीटा तो क्या होता है? y/x। तो y कितना आएगा? 3/2 अपॉन 3/2। तो क्या बन जाएगा? ये 1/2
√3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा कितना हुआ 30 डिग्री। 30 30 डिग्री। लेकिन डिग्री। बताओ क्या हमारे आंसर में हम ऐसे लिखेंगे 30 डिग्री? हमारा रिजल्टेंट कहाँ पे आना चाहिए? देखो इसका आई कंपोनेंट भी कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव। इसका जे कंपोनेंट भी नेगेटिव। 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 तो मतलब जो जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ यहाँ बनेगा, ये आई कैप, ये जे कैप, हमारा रिजल्टेंट यहाँ बनेगा। ये मेरे पास में है रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, और इसका एंगल कितना बनना चाहिए एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, है ना भाई? एंगल तो हमारा एक्स एक्सिस से आता है ना, तो मैं एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री। तो जब फाइनली आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 30 डिग्री अलोंग नेगेटिव एक्स तो एक्सिस। या तो लिखोगे कि जो आंसर है वो आएगा, मैग्नीट्यूड तो कितना है मेरे पास में √3, और एंगल कितना लिखोगे? एंगल या तो लिख दो कितना -150, 210 डिग्री। या फिर लिख दो 210 डिग्री, मतलब एक ही बात है ना। यहां से आओगे तो कितना बन जाएगा 210, और यहां से आओगे तो कितना बन जाएगा -150। तो हम सारे क्वेश्चन को, चाहे तुम्हारे पास कितने भी वेक्टर हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, सबको कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं हम, और सभी कंपोनेंट को ऐड कर दो, तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, किसी को डाउट है कुछ? सर जब हम लोग tan हाँ। यूज करके एंगल फाइंड करते हैं तो हर बार वो हाँ। क्लोजेस्ट एक्स एक्सिस से ही दिखाता है एंगल। हाँ, क्योंकि हम क्या लिखते हैं y/x, तो ये होता है y, ये होता है x, ठीक है, ये इसको x बोलते हैं ना, इसको y बोलते हैं। तो एंगल किसके साथ में आ रहा है, tan थीटा x के साथ में आ रहा है ना। अगर उल्टा कर दोगे ना कि x/y कर दोगे तो एंगल किसके साथ में आ जाएगा, y के y साथ। एक्सिस के साथ में आ जाएगा। वो तो हाँ, कॉट एक में हो ही जाएगा बात। ना सर। हाँ, एक ही बात है ना भाई, तुमको तो एंगल बताना है ना, तो यहाँ पे मैं cot थीटा कर देना। चलो लिखो। सर आप एक बार शॉर्ट हाँ। में समझा सकते हैं, मेरा नेटवर्क चला गया था। देखो बेटा, हमने क्या किया, हमको क्वेश्चन दिया हुआ था कि 3 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1, 2 एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग अलोंग द साइड ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पहले हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं ये होते हैं 60 60 60। लेकिन अगर मैं इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये जो एंगल है, हमारे वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन गया 120। तो इन वेक्टर्स को मैंने एक्स वाई प्लेन में लिखा, यहाँ पे बनाया कार्टेशियन सिस्टम। तो ये है मेरा वेक्टर ए, ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिखा 1, तो मैंने इसको लिखा ए वेक्टर इज आई कैप, क्योंकि वो कहां पे मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है बस। जो सेकंड वाला वेक्टर है वेक्टर बी, वो इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है 120, तो मैंने इसके साथ में 120, इस एंगल को बोला 120 बनाते हुए एक वेक्टर बना दिया जिसका मैग्नीट्यूड है 2। ठीक है, तो यहाँ का एंगल कितना बच जाएगा 60 डिग्री। तो मैंने इसलिए इसको लिखा ही नहीं 120 को, मैंने क्या किया यहाँ पे 60 डिग्री लिखा। फिर जो ये वाला वेक्टर है थर्ड वाला ये नीचे की तरफ से 120 बना रहा है, तो हमने क्या किया यहां से बनाया 120, यहां से 120 आए तो यहाँ पे कितना बचेगा 60, इसका मैग्नीट्यूड 2, इसका मैग्नीट्यूड 3। अब हमने कंपोनेंट किए, तो जिस साइड में ये एंगल होता है, तो जहां पे एंगल होता है उधर तो कंपोनेंट क्या आता है cos, इसका भी क्या आएगा cos, मैग्नीट्यूड 3 और cos। यहाँ की तरफ क्या आता है साइन, यहाँ भी क्या आ जाएगा साइन, तो 3 sin 60, 2 sin 60। अब वेक्टर्स को मैंने क्या किया कंपोनेंट फॉर्म में लिखा। यहाँ की तरफ वाले x कंपोनेंट कैसे है नेगेटिव, तो देखो पहले वेक्टर का x कंपोनेंट कितना 2 cos 60, तो 2 cos 60 कितना होता है हाफ, लेकिन कहाँ की तरफ है वेक्टर माइनस आई कैप में, तो माइनस आई कैप। इसका जो y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, कितना है 2 sin 60, तो 2 sin 60 कितना होता है √3/2, और कहाँ की तरफ है पॉजिटिव, तो ये बन गया। फिर हमने इसको लिखा c को, इसका x कंपोनेंट भी नेगेटिव है, इसका y कंपोनेंट भी नेगेटिव है, तो ये बन गया। अब हमने इन तीनों को ऐड कर दिया a + b + c को, तो ये बन गया हमारे पास में। इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और फिर इसका एंगल निकाले y/x करके, फिर इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया, क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो कहां पे आना चाहिए इस वाले क्वाड्रेंट में ना, थर्ड में, तो थैंक हमने यू। इसको रिप्रेजेंट।
अभी हो गया, हटा दूं? 1 मिनट से। यस हाँ लिखो 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 आराम से। ओके। हो गया? यस सर। Yes, sir. रिजल्टेंट को स्क्वायर क्यों किया? उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ना। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सपोज तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? हाँ भाई, किसने पूछा था? एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? Root of x square plus y square. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर किया इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, मतलब ये इसी अपने ट्यूटोरियल का एक क्वेश्चन है। तुमको दिया हुआ है कि ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 8, तुमको दिया हुआ है 8, लेक्चर 3 ट्यूटोरियल 2। तुमको दिया हुआ है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 8। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? ये वेक्टर नहीं, क्वेश्चन है, रुको पहले पूरा क्वेश्चन ही लिखते हैं। ए वेक्टर is a magnitude of 8 is added a vector which lies along x axis। तो बताओ, बस अगर मान लो इतना स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8, मतलब एक वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 8। सपोज उस वेक्टर को हमने बोल दिया वेक्टर p, ठीक है? तो हमने लिखा कि जो वेक्टर p है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 8। मैग्नीट्यूड 8 दिया हुआ है, उसके कंपोनेंट हमको नहीं पता अभी तक। इज एडेड टू ए वेक्टर विच लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो वेक्टर मेरा वेक्टर ये जो आएगा वेक्टर ए, वो कैसा होगा? लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब उसके पास में एक ही कंपोनेंट है, मतलब आई कैप वाला। तो सपोज उसको हमने बोल दिया ए आई कैप। ये जो वेक्टर है पी जो वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा, P1 आई कैप प्लस P2 जे कैप। उसमें आई कंपोनेंट भी होगा, जे कंपोनेंट भी होगा। जब इन दोनों को ऐड किया तो बोले वेक्टर ए प्लस वेक्टर पी, जब वेक्टर ए और वेक्टर पी को ऐड किया तो वी गेट ए न्यू वेक्टर along y axis and magnitude is twice of vector A। मतलब क्या हुआ कि जब तुम ये करोगे ना वेक्टर A प्लस वेक्टर P, जब इन दोनों को एडिशन कर रहे हो तो मेरे पास में एक ऐसा वेक्टर बन के आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड तो कितना है? ट्वाइस ऑफ वेक्टर A, इसके मैग्नीट्यूड का डबल। तो ये 2A, और वो कहां की तरफ है? अलोंग y एक्सिस, तो 2j कैप। ये है। अब हमको फाइंड आउट करना है वेक्टर्स कि जो वेक्टर्स हैं हमको निकालना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A। हमको इसका वैल्यू निकालना है, A का वैल्यू। कैसे निकालोगे बताओ?
एनी आइडिया? हाँ भाई, कोई तो बोलो। सर आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट को कंपेयर करके देख सकते देखो जैसे ये है ए, इसको मैंने लिखा ए आई कैप, ठीक है। फिर ये जो वेक्टर पी था, इसको मैंने क्या लिखा, प्लस पी आई कैप प्लस पी जे कैप इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2a जे कैप। मतलब कि a प्लस पी वन आई कैप प्लस पी टू जे कैप शुड बी इक्वल टू 2a जे कैप। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर दे। तो ये समझ में नहीं आया सर। क्या सर आपने वो ट्वाइस वाला कैसे निकाला कि भाई, उसने लिखा हुआ है, उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन दोनों का जो एडिशन आएगा, तो जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए जो था उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए, और जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ट्वाइस ऑफ ए, मतलब 2a। एंड कहां पे है, अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस है तो मैंने अपना जे कैप लगा दिया। यस सर। अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास में, a प्लस पी वन, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। क्यों, यहाँ तो आई कैप है ही नहीं, तो यहाँ का आई कैप भी 0 होना चाहिए। और P2 का वैल्यू कितना बन गया, 2a। हाँ भाई, यस सर। यस सर। अब देखो यहां से जो P1 है उसका वैल्यू कितना आ गया, -a, ठीक है। अब बताओ a का वैल्यू आ जाएगा। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है इस वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ p, ये बन जाएगा √p1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। p2 स्क्वायर। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर का रूट कितना होना चाहिए, 8। यहां से रिप्लेस कर देते हैं, p1 कितना है a, तो a स्क्वायर प्लस इसका 4a स्क्वायर इक्वल टू 64। तो 5a स्क्वायर इक्वल टू 64। a का वैल्यू 8/√5। तो हमको इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, हमको निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कितना है, 8/√5। तो क्वेश्चन के अंदर तुमको स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और उस वाले इक्वेशन को फिर तुमको सॉल्व करना है। फाइन। हाँ भाई, इसमें कुछ डाउट है? सर P1 इक्वल टू -a कैसे आया? क्योंकि देखो ये यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे है ना आई कैप, और यहाँ पे कितना है आई कैप, 0 आई कैप है ना, उधर तो है ही नहीं आई कैप। तो मतलब कि इस वाले आई कैप को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। हाँ सर समझा। Sir, the board is blur. ब्लर बेटा, तुम्हारा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, बाकी लोगों का सही आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर तुम्हारा इंटरनेट थोड़ा स्लो सर होगा ना, नहीं आ रहा है। हाँ, अगर तुम्हारे इंटरनेट में कुछ ऐसा हुआ कि सही नहीं है ना, तो वो वन थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अगर उसको स्टेशनरी रखोगे ना थोड़ी देर, तो क्लियर हो जाएगा फिर। एक क्वेश्चन दूं? एक सेकेंड सर। यस सर, 2 क्वेश्चन। हाँ, पहले बताओ, सपोज एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, तो उसके ऊपर mg फोर्स कितना लगता है ग्रेविटेशन वाला, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन लगता है ना mg, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो सपोज
किसका रिंगटोन बज रहा है ये? ठीक है, सपोज ये हमारे पास में एक वर्टिकल वॉल है, एक मास को हमने स्ट्रिंग से ऐसे बांध दिया। ठीक है, इसका मास सपोज तुमको दिया हुआ है 2 kg, एक है स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, और मैंने यहां की तरफ एक फोर्स लगा रखा है जिसको मैंने दिया हुआ है 20 न्यूटन। नहीं, 20 न्यूटन नहीं बोलते हैं, $40 न्यूटन। सर 40 भी नहीं, 20√3 न्यूटन। ये हमने एक फोर्स लगा रखा है। तो बताओ ये जो स्ट्रिंग है इसमें क्या फोर्स लग रहा है, इसमें अब कितना टेंशन है और यहाँ का एंगल कितना है? फाइंड T1 एंड थीटा, या फिर सिंपली बोल दो T। भाई स्ट्रिंग के अंदर आता है ना, टेंशन वाला फोर्स आता है स्ट्रिंग के अंदर, और बोला हुआ है कि सब कुछ स्टेशनरी इक्विलिब्रियम में है। तो बताओ क्या आएगा? सर आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हो, बीच में थोड़ा लैग हो गया। भाई एक मास है ये वाला बॉब, जैसे अपना पेंडुलम होता है ना, सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम के बॉब का मास दिया हुआ है 2 kg, उसको एक मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रखा है F ऐसे, और उसको मैंने स्टेशनरी किया हुआ है। तो बताओ ना स्ट्रिंग में कितना टेंशन है और ये वाला एंगल कितना है? सर टेंशन फोर्स 40 न्यूटन है। 40? ओके, और एंगल? एंगल कितना आएगा? हाँ भाई, किसने किया? सर एंगल 60 डिग्री आ रहा है। एंगल 60 डिग्री, 60, यस राइट। क्या भाई किसने? सर अभी आंसर बोला। हाँ चलो थोड़ा सा हिंट। सपोज यहाँ पे अगर ऐसे लाइन बना दूं, एक है वर्टिकल लाइन बना दी, और ये हमने बना दी हॉरिजॉन्टल। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा, ऑपोजिट एंगल ना। ओके, यहाँ पे क्या लगता है? mg फोर्स लगता है ना, यस सर। तो m इंटू जी, तो 2 इंटू 10 तो कितना लगेगा? 20 न्यूटन। 20। यहाँ पे अपना 20√3 है, यहाँ पे t लग रहा है, ये एंगल थीटा है। बताओ अब क्या करोगे इसके बाद? अपने आप करो। सर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्यों? देखो कंपोनेंट करना सीखा है भाई हमने, कंपोनेंट करेंगे ना। तो देखो ये जो है टेंशन, इसका ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा ऊपर की तरफ? बताओ। cos सॉरी -20। T cos theta. T cos थीटा आएगा ना। -20 cos थीटा। माइनस प्लस छोड़ते हैं,
इसका इधर कंपोनेंट आएगा टी Sin theta. साइन थीटा। और हमको दिया हुआ है कि सब कुछ कैसा है, बैलेंस है, तो सारे फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ की तरफ कितना लग रहा है 20√3, यहाँ की तरफ क्या लग रहा है टी साइन थीटा, ऊपर क्या लग रहा है टी कॉस थीटा, और यहाँ की तरफ क्या लग रहा है 20। और तुमको दिया हुआ है कि सब कुछ क्या है, जीरो है, तो सिंपल सी बात है, इसको इसके बराबर होना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू अपना 20, ठीक है। और जो ये जो चीज है ये वाला अपना टी साइन थीटा, इसको किसके बराबर होना पड़ेगा इसके, तो टी साइन थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा 20√3। अब बताओ आ जाएगा क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, कॉट थीटा कितना बन जाएगा 1/√3, मतलब कि थीटा इक्वल टू 60, और थीटा की वैल्यू 60 आ गई है तो इसको इसमें डाल दो, तो मेरे पास यहाँ पर टेंशन का वैल्यू कितना बन जाएगा 40 न्यूटन। तो ये क्या किया आपने, इसको इससे डिवाइड किया? भाई अगर तुम्हारे पास में ये दो इक्वेशन है, तुम्हारे पास इक्वेशन भी दो हैं, वेरिएबल भी दो हैं, कैसे सॉल्व करोगे, डिवाइड कर दो ना इन दोनों इक्वेशन को। भाई टी कॉस थीटा इक्वल टू 20 है, इसके नीचे लिखा टी साइन थीटा, उसकी वैल्यू कितनी है 20√3, डिवाइड कर दिया ना इक्वेशन को, राइट। अब जैसे अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे से डिवाइड कर दिया। सर आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकाल के भी आ गया 40। हाँ उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तुम कह दोगे कि उसका मतलब आई कंपोनेंट कितना होना चाहिए 20√3, जे कंपोनेंट कितना होना चाहिए 20, तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। हो गया भाई, कर लोगे। तो वो दूसरा मेथड एक बार एक्सप्लेन करो ना, जो अभी आपने बताया। कौन था दूसरा, जो आई कंपोनेंट के साथ अरे मैग्नीट्यूड भाई के साथ। सपोज इसको आई कैप बोलते हैं, तो ये कितना हो गया 20√3 आई कैप, ये यहाँ की तरफ नीचे की तरफ ये कितना हो गया -20, ये हो गया जे कैप हो गया ना, और इसको मैंने बोल दिया वेक्टर टी, तो इनका समेशन कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो क्या लिखूंगा टी वेक्टर प्लस 20√3 आई कैप -20 जे कैप इक्वल टू होना चाहिए 0। यस सर। तो यहाँ से कितना होएगा टी वेक्टर कितना बन जाएगा 20 जे कैप -20√3 आई कैप। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे टेंशन का, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो 400 प्लस इक्वल टू 40 आ गया ना 40, और यहाँ से एंगल भी आ जाएगा फिर तुम्हारे पास में। वो टी का वैल्यू कहाँ से अरे ये जो तुम्हारे पास में थीटा 60 डिग्री आया, इसको पुट कर दो ना कॉस थीटा में, यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा टी इंटू कॉस 60 कितना होता है हाफ इक्वल टू 20, तो टी इंटू 1/2 इक्वल टू 40, टी का वैल्यू कितना 40। यार कैलकुलेशन तो अपने आप करो, हाँ इसीलिए बोलते हैं जो सामने लिखा होता है उसको ऐसे कॉपी मत किया करो, उसको जो फॉर्मूला तुमने देख लिया उसके बाद कैलकुलेशन अपने आप करनी है, कैलकुलेशन कॉपी नहीं करना है। ठीक है आइए करें। सब्ट्रैक्शन भी कर दोगे ऐसे, सपोज तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप, ए वेक्टर दिया हुआ है बी -i कैप प्लस 3j कैप, तुमसे पूछा फाइंड ए वेक्टर आर दैट इज 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, बताओ कि क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर।
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर? तो क्या करना है, पहले जो भी तुम्हारा वेक्टर ए है उसको क्या करना है, डबल करना है। तो क्या बन जाएगा डबल करोगे तो 4i कैप प्लस 2j कैप, और इस वाले वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो कितना बन जाएगा, -3i कैप -3i कैप प्लस 9j कैप। अब क्या बन जाएगा, 3 and 4 1 i कैप, 2 and 9 11 j कैप। अब इसके बाद हो जाएगा, कितना मैग्नीट्यूड आएगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर? √1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, √122। सही है। Yes. तो कंपोनेंट वाली जो चीज है बहुत आसान है, साइन थीटा कॉस यार कहानी खत्म। और देखो ना, तुम्हारे काम में यही चीज आएंगे, कंपोनेंट ही काम में आएंगे जब तुम आगे एनएलएम करोगे। जैसे ये क्वेश्चन हमने एनएलएम का किया था, लॉज ऑफ मोशन का, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो भी हमने कंपोनेंट किया। हमने वेलोसिटी वाले क्वेश्चन भी किए हुए हैं। तो हम ऐसे करते हैं, जो मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो यही है कि कंपोनेंट्स करने हमको आने चाहिए, और किसी भी वेक्टर को आई कैप और जे कैप की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हमको आना चाहिए। फाइन, हाँ भाई, Yes, आगे sir. करें। यस हाँ। सर। तो अब जो Yes, एडिशन sir. वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपने आप करना। अभी अपन स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके सर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। सर, वो था। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो वेक्टर है उसके दो मेथड। देखो हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है मल्टीप्लिकेशन में, स्केलर इनटू स्केलर, फिर क्या हो सकता है, वेक्टर इनटू स्केलर, स्केलर इनटू वेक्टर, और फिर बाद में क्या हो सकता है, वेक्टर इनटू वेक्टर। भाई हमने सारी क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो स्केलर एक वेक्टर। तो देखो स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, Scalar. भाई स्केलर का मतलब क्या होता है, नंबर। तो किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, नंबर। Number. तो वो तो हम जिंदगी भर से पढ़ते आ रहे हैं, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हम करते हैं स्केलर इनटू वेक्टर, Direction or magnitude. ये हमने किए थे ना, डायरेक्शन से जैसे हमने किया था स्केलर विद वेक्टर। तो जैसे कि एक एग्जांपल ये ai इक्वल 2i कैप, तो देखो i कैप तो क्या होता है, वेक्टर, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर से, Number. स्केलर से। तो किसी भी वेक्टर को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड तो उतने टाइम्स हो जाता है बट उसका डायरेक्शन सेम रहता है ना। ये हमने किया था कि किसी भी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है, डायरेक्शन सेम रहती है, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो Direction चेंज reverse. होती है, उल्टा होता है। डायरेक्शन क्या होता है, Reverse. रिवर्स हो जाती है ना, माइनस साइन। तो ये भी हमने कर लिया। तो हमारे पास में बचता है वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो देखो जैसे हम एडिशन में बोलते हैं कि एक वेक्टर के साथ में वेक्टर को एडिशन करते हैं तो वेक्टर ही आता है, क्या मतलब एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हो सकता है, सर हर बार नहीं, हाँ हो सकता है। समटाइम्स पॉसिबल है। sometimes possible but it is not compulsory. The law of addition state that all the physical quantities has to be same, but in multiplication it's not valid. Like जैसे हम बोलते हैं ना कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। Yes. मास क्या होता है, मास, पर किसी ऑब्जेक्ट के पास में मास है,
ये क्या है उसका एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन क्या बताता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जा रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में क्या आ गया, फोर्स। मतलब तीनों ही जो क्वांटिटी है वो एकदम ही अलग अलग है। ये क्वांटिटी एकदम अलग, ये क्वांटिटी एकदम अलग, इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कुछ और ही आ गया। ठीक है, जैसे और करते हैं। तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला वो पता है फोर्स, जो उसमें क्या हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर में? यस Q1 Q2 हाँ, तो उसके अंदर क्या लिखते हो? उसमें पूरा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना, कोई भी दो चार्ज के बीच में फोर्स, कूलम्ब फोर्स। यस सर। नाम सुना है कभी फोर्स का? हाँ भाई। यस सर। तो ये क्या है, चार्ज, ये क्या है चार्ज, ठीक है, और ये क्या है डिस्टेंस। इन सब का काम मल्टीप्लिकेशन किया, मेरे पास में क्या बन गया, फोर्स बन गया। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो चीज आती है, जो आउटपुट आता है, वो एकदम अलग चीज है, वो कुछ भी होता है, हमको नहीं पता वो क्या है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो आउटपुट जो है वो स्केलर आए, या फिर आउटपुट तुम्हारे पास में वेक्टर आए। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो चीज है उसका फंडा यही है कि जो तुम्हारे पास में आउटपुट आएगा दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो जो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। when we multiply two vectors then जो तुम्हारा आउटपुट आएगा वो जो आएगा ना, प्रोडक्ट बोलते हैं ना उसको, when we multiply two vectors the product can be vector or scalar। ठीक है, तो जो क्वांटिटी आती है वो वेक्टर भी हो सकती है और स्केलर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन गई ना दो। तो हमने क्या किया कि मल्टीप्लिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले वाला जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, स्केलर अपना प्रोडक्ट, मतलब जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा फाइनली दैट इज स्केलर क्वांटिटी। हम लिखते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स gives scalar quantity after multiplication। सर हाँ सर इसको डॉट आवाज बहुत कम आ रही है तुम्हारी यार, थोड़ा जोर से बोलो। सर इसको डॉट मेथड बोलते ना। यस, ठीक है। तो स्केलर जो है प्रोडक्ट है उसका जो डेफिनेशन है वो ये है। ठीक है, अब इसको भी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू शो। तो हम ऐसे करते हैं, सपोज एक यहाँ पे है वेक्टर ए मेरे पास में, ठीक है, और एक है हमारे पास में वेक्टर बी, इसके बीच में ये लगा देते हैं डॉट। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पे देखो, इसका मतलब क्या हुआ, एक तुम्हारे पास वेक्टर है, एक तुम्हारे पास एक और वेक्टर है, ये जो सिंबल है बीच वाला डॉट, ये रिप्रेजेंट करेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट आएगा दिस इज स्केलर। ठीक है, वैसे ही एक हमारे पास में आता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो बताओ उसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा। When two vectors
multiply they Two give by two. vector quantity. आउटपुट इज वेक्टर। उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। उसको हम ऐसे एक वेक्टर है बीच में क्रॉस डी, इसका मतलब यहां जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी क्वांटिटी आएगी, वेक्टर्स। नंबर्स के अंदर हम कुछ भी लगा सकते हैं ना, चाहे मैं ऐसा लिखूं 3 into 2, इसको भी मैं 6 लिखता हूं, और अगर मैं ऐसे लिखूं तो भी कितना लिखता हूं, 6 लिखता हूं। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं करेंगे। वेक्टर्स के अंदर ये दो सिंबल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल ही बताते हैं कि तुम्हारे पास जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, स्केलर आएगा या फिर वेक्टर आएगा। फाइन। हाँ भाई। सर हाँ Yes sir. सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करके एक स्केलर कैसे लिख सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में तो अलग ही क्वांटिटी आती है ना मेरे पास में, जो मल्टीप्लाई करके जब तुम करते हो सर तो बट तुम्हारे डायरेक्शन पास में कैसे चली जाएगी? नहीं, हाँ डायरेक्शन चली जाएगी। जैसे कि हम कहते हैं ना वर्क, क्या होता है वर्क? 10 मीटर फोर्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों वेक्टर है। फोर्स जो क्वांटिटी है वो कैसी है, स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर वेक्टर। फोर्स इज वेक्टर। और जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी कैसा होता है, वेक्टर। लेकिन ये जो आता है वर्क, ये कैसा होता है, स्केलर स्केलर। स्केलर होता है ना, क्योंकि इसको एनर्जी बोलते हैं ना। यस सर। तो मतलब एनर्जी स्केलर। तो ऐसा हो सकता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास में स्केलर आ जाए। ओके सर। तो ये है ना, देखो हमारे पास जो कंप्लीट स्पेस बना हुआ है, स्पेस के अंदर हमने दो पार्ट कर दिए ना, स्केलर और वेक्टर। तो जब हमने एडिशन किया था तो एडिशन की प्रॉपर्टी होती है कि सेम काइंड ऑफ थिंग जो होती है उन्हीं के बीच में अपने एडिशन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। उसमें हमने बोला था कि लेंथ जो है उसमें एडिशन किसका होगा, लेंथ का ही होगा ना। और हमारे पास में आउटपुट क्या आएगा, लेंथ। ये एडिशन का रूल है। लेकिन अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं ना। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा फोर्स, और यहाँ पे कर दिया मैंने लेंथ, और मेरे पास में इसमें अपना इक्वल टू क्या होता है, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस मेरे पास में क्या आता है, वर्क, और वो क्या होता है, एनर्जी होता है। तो देखो मेरे पास में ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये अलग ही है, ये फिजिकल क्वांटिटी भी अलग है, और दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कुछ और ही आ गया। इसलिए बोलते हैं कि एडिशन के अंदर तो आसान था, हमको अपने सेपरेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यहां जरूरत है। ठीक है ना। तो पहले हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ये वाला अपना स्केलर वाला प्रोडक्ट ना। तो स्केलर वाला जो होता है प्रोडक्ट, उसके अंदर हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए, अपना स्केलर आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू। अब देखते हैं एक चीज, जैसे हमने एडिशन अभी अपने सिखाया था ना कि एडिशन क्या होता है। हमने एडिशन का ट्रायंगल लॉ किया था, फिर हमने अपने एडिशन का एक वो किया था। तो वैसे ही तुमको मल्टीप्लिकेशन की एक न्यू अपनी डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है। तो ये जो होता है इसका आउटपुट हम लिखते हैं कि ए, तो हमने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ए, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज बी। तो हमने लिखा कि ए डॉट बी जो है इसका जो मीनिंग होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इनके बीच में जो एंगल है उसका कॉस। अब देखो ए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नीट्यूड है, नंबर। ये भी क्या है, नंबर। स्केलर और ये भी क्या है, कॉस थीटा भी नंबर। नंबर। तो तीनों चीजें ही कैसी हैं, नंबर। तो 3 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर आएगा। तो इसको हमने बोला ए डॉट बी। इसका फिजिकल सेंस अगर देखें, ठीक है,
तो सपोज ये मेरे पास में एक वेक्टर है, इसको मैंने बोला ए, ठीक है, या फिर इसको मैंने बोला वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड ए। ये हमारे पास में है वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड बी, इनके बीच में एंगल ले लिया थीटा, ठीक है। तो बताओ बी वेक्टर का इसके ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा? कंपोनेंट ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, बताओ बताओ। एक वेक्टर है, यहाँ एंगल है, तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा? बी कॉस ई cos थीटा। बी cos बी cos थीटा आएगा ना। हाँ, तो ये जो तुम्हारे पास में होता है ना प्रोडक्ट, जो होता है डॉट प्रोडक्ट, इसको ये भी बोलते हैं, हम बोलते हैं ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ये हो गया ना ए इंटू बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या है मेरे पास में? कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए। सर तो फिर उसके जे कंपोनेंट का क्या होता है? नहीं, हम कहते हैं कि ये जो है हमारा डॉट जो प्रोडक्ट है, ये उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसके अंदर अलोंग वाला कंपोनेंट ही काम में आता है, परपेंडिकुलर वाला हमारे काम में नहीं आता, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये पार्टिकल, कि क्या ये मैं आगे जाएगा? नहीं, इसको आगे लेके जाने के लिए मुझे फोर्स कहाँ पे लगाना पड़ेगा? इस लाइन के अलोंग ना। यस ये तो क्या क्या इसके अंदर mg फोर्स का कोई रोल है? mg फर्क नहीं पड़ता ना। क्यों? No, sir. क्योंकि mg कहाँ लग रहा है? इसकी क्या परपेंडिकुलर लग रहा है ना, इसलिए। तो कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो किसी काम का नहीं होता। तो जो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं उनको हम पढ़ते हैं किसके अंदर? डॉट प्रोडक्ट में, ताकि जो कंपोनेंट तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है ना, ये दिस इज वेस्ट, और ये जो है दिस इज यूजफुल। तो तुम खुद ही देख लो ना कि अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है मार्कर, ठीक है, तो mg फोर्स तो इसके लिए पूरा वेस्ट है ना। इसको आगे लेके जाने के लिए मुझे वर्टिकल का कोई फोर्स नहीं चाहिए, मुझे कौन सा फोर्स चाहिए? अपने हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स चाहिए ना, ये वाला। यस सर। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है मेरा डॉट प्रोडक्ट, ये वहां पे काम में आता है जहां पे अलोंग वाला कंपोनेंट मेरे लिए यूजफुल है। तो इसलिए हम ये भी लिखते हैं। तो तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो चीज है तुम्हारे पास में, इसका मतलब क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। और तो इसका अगर हाँ, cos थीटा क्यों एग्जैक्टली? क्योंकि भाई अगर तुमको अलोंग कंपोनेंट चाहिए, इसका कंपोनेंट यहाँ चाहिए, तो कौन सा कंपोनेंट आता है? कॉस थीटा आता है ना, क्योंकि इनके बीच में एंगल थीटा है, ओके सर। है ना। तो जो कंपोनेंट तुम्हारा अलोंग वाला कंपोनेंट है वो काम में आ रहा है, परपेंडिकुलर वाला काम में नहीं आ रहा। फाइन। हाँ भाई, यस सर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ए है। अरे तो ए के ऊपर इसका कंपोनेंट आ रहा है ना बी का, तो लिखा ना ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए तो है ही, उसके ऊपर बी का कंपोनेंट भी लेके आना है ना, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना। ओके सर। लिखो एक बार।
लिख लिया? यस सर। हाँ भाई, हो गया। देखो अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं। अब ए जो है वो क्या है, हम पॉजिटिव, बी कैसा है, पॉजिटिव, राइट। ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर। लेकिन जो हमारे पास में cos थीटा है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी 0 एंड इट कैन बी नेगेटिव। अब देखो, अब याद करो तुम्हारा पहले वाला, हमने दो चीज बोली थी कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी, जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, राइट। तो देखो अगर तुम्हारे पास में cos थीटा पॉजिटिव है, मतलब कि जो तुम्हारा एंगल है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। ये कैसा बन जाएगा, एंगल 90, और यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 90। तो हम लिखेंगे कि ये जो आता है हमारे पास में ए डॉट बी, ये पॉजिटिव कब, व्हेन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, इज 0 व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, एंड यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कब, व्हेन थीटा इज greater than 90. ग्रेटर देन 90। देखो अगर तुम्हारा 0 कब आया, मतलब कि ये 90 डिग्री वाला, तो जो चीजें परपेंडिकुलर होती हैं उनका तो इफेक्ट ही नहीं पड़ता ना इसके अंदर कुछ, इसलिए हम बोलते हैं कि जब थीटा 90 डिग्री है तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अगर थीटा तुम्हारा ग्रेटर देन 90 है तो तुम्हारा कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर थीटा तुम्हारा लेस देन 90 है तो पॉजिटिव। फाइन, तो चलो लिखो। और ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा बहुत काम में आता है फिजिक्स में, इसलिए हम इसको थोड़ा आराम आराम से करते हैं, स्लोली स्लोली। लिख लिया? एक यस सेकंड, सर। 2 मिनट सर। हाँ लिखो। सर हो गया लिख के। हो गया? यस सर। हाँ, तो अब देखो अपने थोड़ी सी सिंपल सिंपल जो अपनी चीजें हैं वो करेंगे और फिर अपने बाइंड अप करते हैं आपके लिए। जैसे तुम्हें अगर कोई बोले कि एक वेक्टर है ए, ये है 3i कैप, एक वेक्टर दे दिया बी 4i कैप, एक वेक्टर दे दिया सी -3j कैप, ठीक है। बताओ वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा और वेक्टर बी डॉट सी क्या होगा, बताओ।
सर फर्स्ट का आंसर 12 है। देखो वेक्टर ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, 3 बी का मैग्नीट्यूड 4 4, कॉस आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना हो गया 0 0, तो कॉस 0 कितना होता है 1 1, तो कितना बन गया 12। इसमें आता है बी डॉट सी, बी का मैग्नीट्यूड 4, सी का मैग्नीट्यूड 3 हाँ 3, 3 और आई कैप और जे कैप इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री 90 तो cos 90 कितना होता है 0 0 ठीक है। इसलिए हमको क्या याद रखना है कि I डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के कितना होता है 1। कैसे, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, और इनके बीच में एंगल कितना होगा 0 तो cos 0 कितना होता है 1। 1 इसके साथ भी ऐसी चीजें आ जाएंगी सेम, राइट। और अगर मैं लिखूं कि I डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, क्या बन जाएगा 0। क्यों, इनके बीच में एंगल कितना होता है आई और जे के बीच में 90 डिग्री 90 डिग्री। cos 90 कितना बन जाता है 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ठीक है। ये याद रखना है, यस सर। ठीक है। तो बस, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जो हमने लेक्चर 3, 4, 5 किए हैं, 3, 4, 5 को एक बार रिवाइज करना और जितने क्वेश्चन हो पाए उतने क्वेश्चन करना।